Hello friends, welcome to my channel. My name is Megha Sharma and I'll be teaching you Java today. Before proceed, मैं बताना चाहूँगी कि Java को मैं 3 सीरीज में डिवाइड करने वाली हूँ. ठीक है? Java Basics, जिसमें हम सारे के सारे बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे सिंटेक्स हो गए, कंडीशनल्स हो गए, लूप्स हो गए, एवरीथिंग. बेसिक प्रोग्राम्स भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं. ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए. oops बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड सिंस जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि हम oops के लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं. एंड थर्ड वन इज डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में हम अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, और वो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में. ठीक है? तो ये आपका जावा बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे उसकी कुछ हिस्ट्री, इंट्रो, जिसमें हम पढ़ेंगे जावा एक्चुअली है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है. ठीक है? एंड कुछ फीचर्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. ठीक है? तो इन स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं क्या है. हिस्ट्री. हिस्ट्री में सबसे पहली बात, इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिन. एट सन माइक्रोसिस्टम्स इन 1995. ओके, तो किसने डेवलप किया है ये? जेम्स गोसलिन. सन माइक्रोसिस्टम्स ने 1995 में. ये आपका इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है कि जावा किसने डेवलप करी है. बेसिकली जेम्स गोसलिन थे एंड इनकी टीम थी जिन्होंने जावा को डेवलप किया है. ठीक है? इनको हम फादर ऑफ जावा भी बोला करते हैं. दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि जावा को पहले ओक बोला जाता था. मतलब जावा का जब नाम रखा गया था तो सबसे पहले जावा नहीं था, इट वॉज कॉल्ड एज ओक. और लेटर वो किस में बदल दिया गया? जावा में. रीजंस हैं, काफ़ी रीजंस हैं. यू कैन गो एंड चेक आउट सम डॉक्यूमेंटेशंस जिसमें आप पूरी की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं. ठीक है? लेकिन पहले इसका नाम ओक था एंड देन चेंज होके जावा कर दिया गया. तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 1995 में इट वाज जेडीके बीटा. जेडीके क्या है? हमारा जावा डेवलपमेंट किट, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, जैसे आपका जेआरई हो गया एंड जावा कंपाइलर हो गया एंड एक्सेट्रा. ठीक है? इन सब के बारे में हम अपकमिंग सीरीज या इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है? एंड 1996 में जावा का पहला वर्जन रिलीज हुआ था, जावा 1.0, और बोल सकते हैं जावा 1. फाइन. नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में जावा इज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज.
ओके। अच्छा, जब भी आपसे पूछा जाएगा जावा है क्या, तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड समझते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है, हाई लेवल, क्लास बेस्ड, क्या है ये चीज़ें, ठीक है। हाई लेवल, देखो ध्यान से समझना, दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हमारी लो लेवल, एक होती है हमारी हाई लेवल, ठीक है। तो जावा हाई लेवल है एंड लो लेवल का एग्जाम्पल ले लेते हैं सी प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो इजी होती हैं एंड उसका सिंटेक्स भी कंपैरेटिवली इजी होता है एंड ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं एंड लो लेवल जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंस था आपका हाई लेवल एंड लो लेवल में। तो जावा हाई लेवल लैंग्वेज में कंसीडर होती है। ओके, एंड व्हाट इज क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिख लो आप यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, क्लास बेस्ड इज लाइक हम कोई भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जावा प्रोग्राम हमारी क्लास में लिखा जाता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया, नहीं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली जावा में जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका स्टार्टिंग क्या होगा, हमें क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास के अंदर हमें अपना पूरा का पूरा जो भी है मेथड्स होते हैं, अपना पूरा प्रोग्राम होता है, सब कुछ लिखना होता है। तो बेसिकली हमारी क्लास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है किसी भी जावा प्रोग्राम की। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जावा जो है ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है, ठीक है। इसमें सब कुछ आप जब देखेंगे, अब जब प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ऊप्स, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की। सो पहला फीचर ये आता है कि आपका ये सिंपल है, ठीक है। दूसरा फीचर ये आता है आपका ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मैं बता देती हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, सपोज करो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये आपका जावा कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। बेसिकली जावा प्रोग्राम नहीं, जावा प्रोग्राम का जो बाइट कोड होगा वो बाइट कोड वाली जो फाइल है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो आपका विंडोज़ हो गया, आपका मैक ओएस होगा, आपका लिनक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं, यानी कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आपका जावा प्रोग्राम रन कर सकता है। होता क्या है, इस चीज़ को ध्यान से देखना कि जैसे ये हमारा जावा प्रोग्राम है, हमने एक जावा प्रोग्राम लिखा, ठीक है। ये मैंने जैसे सपोज कर लो ये मैंने विंडोज़ में लिखा, ठीक है। एंड अब ये जावा प्रोग्राम जो है ये कंपाइल होगा, ये कंपाइल होगा किस में, बाइट कोड में, ठीक है। और ये कंपाइलेशन कौन करेगा, जवैक, और इसको हम बोल देते हैं जावा कंपाइलर,
ठीक है। अब ये बाइट कोड वाली जो फाइल है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकती है, चाहे हम लिनक्स में चलाना चाहें, चाहे हम मैक ओएस में चलाना चाहें, तो ये बाइट कोड वाली फाइल ये किसी में भी चल सकती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हमें सेम कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करना है और वो हमारा बाइट कोड में चेंज कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये जावा डेवलपमेंट किट, ये हमारी जावा डेवलपमेंट किट है। इसी के अंदर हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आता है, इसी के अंदर हमारी जावा कंपाइलर आता है, इसी के अंदर हमारा जावा वर्चुअल मशीन आता है, इसी के अंदर हमारी तमाम फाइल्स भी आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख देना, ये हमारी पूरी की पूरी जावा की किट है जिसके अंदर हमें सारा का सारा सब कुछ मिलता है। ठीक है, जो हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ। ओके, थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है वोरा। क्या है ये वोरा? वोरा इज राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, तो वही बात हो गई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब मैंने एक बार जावा कोड लिख दिया अपना, अब मैं वही उसको कंपाइल करके जो मेरी फाइल आई उसी फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली ये है कि हमारे जो भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो भी हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका डिफरेंट जावा वर्चुअल मशीन होती है। क्या बोलते हैं इसको? जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग जावा वर्चुअल मशीन होती है, JVM। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन ही जो है वो आगे बाइट कोड वाली फाइल को एग्जीक्यूट करती है और हमें फाइनली आउटपुट देती है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अच्छा, अगर हम बोल रहे हैं राइट वंस रन एनीवेयर, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जावा जो है वो आपकी पोर्टेबल भी है। बिल्कुल बोल सकते हैं जी। ठीक है, तो ये आपकी पोर्टेबल भी है जावा। ठीक है, अच्छा, आप कभी भी ये वाली लाइन सुने, राइट वंस रन एनीवेयर और वोरा, आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाना चाहिए कि ये आपकी बात कर रहा है जावा की। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो या जो भी अपने दिमाग में बिठा लेना, राइट वंस रन एनीवेयर। ये एक टैगलाइन टाइप हो गई जो हम लोग जावा में यूज़ करते हैं क्योंकि ये फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट फीचर आता है हमारा रोबस्ट। अच्छा, जावा रोबस्ट है। रोबस्ट हमारी क्यों है? जावा को रोबस्ट बनाता क्या है भाई? एक्सेप्शन हैंडलिंग। कभी कभी आप नोटिस करेंगे, अभी हम जब प्रोग्राम्स करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत बार ऐसा होगा कि सिचुएशन ऐसी होगी कि हमारा एरर आ गया। ठीक है, अभी तो आप नॉर्मली आप प्रोग्राम्स लिखेंगे, आपका एरर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कंसोल पे, ठीक है, टर्मिनल पे। लेकिन जब आप एक रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाएंगे उसमें एरर आना हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इसी वजह से एक्सेप्शन हैंडलिंग दिया गया है। अगर रियल टाइम में हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा जो हमारा एरर दे रहा है, तो वो हमारी ऐप को पूरा क्रैश कर सकती है। इसी वजह से हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो जावा को रोबस्ट बनाता है वो है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या है? अनलाइक C++, जावा प्रोवाइड्स गार्बेज कलेक्टर। मतलब क्या है इसका?
समझो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके कुछ अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स और अनयूज्ड वेरिएबल्स रह जाएंगे, ठीक है। आपने बड़ा सा प्रोग्राम है, आपने कोई वेरिएबल बनाया या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, वो आपने बना के छोड़ दिया, ठीक है, बाद में आपके यूज़ भी नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि आपका जो जावा वर्चुअल मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स को या फिर वेरिएबल्स को वो गार्बेज कलेक्टर में ऑटोमेटिकली डाल देगी। हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों डाल रही है ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर में? क्यों? क्योंकि ये मेमोरी घेरती है, ये मेमोरी लेती है, ठीक है। अगर ज़्यादा जल्दी मेमोरी गिर जाएगी तो हमारा ही लॉस होगा, ठीक है। और ज़्यादा अगर मेमोरी पूरी फुल हो गई तो आपकी ऐप जो है वो क्रैश हो सकती है। इसी वजह से ये आपका गार्बेज कलेक्टर जो है आपका जावा को मेमोरी एफिशिएंट भी बनाता है, ठीक है। ये आपको मेमोरी एफिशिएंट भी बनाता है। नेक्स्ट फीचर इज इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी। तो C++ से ज़्यादा सिक्योरिटी आपको जावा में मिलती है, ठीक है। ओके, तो आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, या थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आपने देखा होगा कि C++ में आपके पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। C++ में पॉइंटर्स होते हैं, वो बेवजह आपके कोड को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड पॉइंटर्स की वजह से हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, वो हमारा लेस सिक्योर हो जाता है। पॉइंटर्स जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी को कम करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से और थोड़ी सिंप्लिसिटी की वजह से पॉइंटर्स हैं ही नहीं आपके जावा में, देयर आर नो पॉइंटर्स। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर सिक्योर देन C++। लास्ट फीचर इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मीन्स आपने कभी सुना होगा, या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, वो आपकी इंटरप्रेटेड होती हैं, और कुछ जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी कंपाइल्ड होती हैं, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज़ का? ओके, तो होता ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई लैंग्वेजेस होती हैं जो कोड को इंटरप्रेट करती हैं। इंटरप्रेट करना मतलब कोड को लाइन बाय लाइन रीड आउट करना एंड उसको इंटरप्रेट करके रन करके आपका आउटपुट देना, ठीक है। इंटरप्रेट करती जाती है लाइन बाय लाइन, ठीक है। एंड कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? कंपाइलेशन का मतलब होता है आपका जो कंपाइलर है वो पूरा का पूरा जो कोड है वो रीड आउट करता है एंड उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो लेकिन जावा जो है वो आपका बोथ इंटरप्रेटेड भी है एंड कंपाइल्ड भी है, ठीक है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये आपका एक जावा कोड है, ठीक है। ये कंपाइल हुआ बाइट कोड में, जिसकी एक सेपरेट फाइल भी बनी है। किसने कंपाइल किया? जावा कंपाइलर ने, ठीक है। अब यही जो बाइट कोड है ना, ये आपका चेंज होगा मशीन नेटिव लैंग्वेज में, जिसमें आपका प्रॉपरली आउटपुट आता है, ठीक है। अच्छा, ये बाइट कोड को मशीन नेटिव लैंग्वेज में कौन चेंज करता है? जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन कैसे करती है? इंटरप्रेट करके, ठीक है। और यही पूरी की पूरी आपकी जावा की फंक्शनिंग है। यही पूरी की पूरी आपकी जावा की फंक्शनिंग है। इसको अच्छे से समझ लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बेसिकली जावा प्रोग्राम जो है वो आपका कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है,
एक और फीचर आपका आता है, लास्ट फीचर, दैट इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड मतलब क्या होता है, ये दो और दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, जिसकी वजह से हम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है। बाकी अगर आपको इसको डीप में पढ़ना हो या जानना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके एप्लीकेशंस की। कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं अपना पर्सनल रीज़न बताऊँ, मैंने जावा क्यों सीखना शुरू किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कैसे एप्लीकेशंस बनती हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। सो मैंने, मेरा एक ये रीज़न था कि मैंने जावा सीखी। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो आपका यही है कि आपके ये एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में काम आता है। ठीक है, जावा को हम यूज़ कर सकते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस और वेब बनाने में भी। स्टैंड अलोन ऐप्स कौन सी हो सकती है, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया। ओके, एंड जावा हमारी वेब एप्लीकेशंस में भी बनाने में भी काम आती है। ओके, एंड जावा आपकी एंटरप्राइज एप्स बनाने में भी काम आती है। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस कैसी होती हैं, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं नेचर। ठीक है, क्या फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया बैंकिंग ऐप। ओके, हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ी, फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने फीचर्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा एप्लीकेशंस। अगर आपको इन चारों में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आज की वीडियो में, किसी में भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, एंड मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगी। एंड अगर नीड होती है तो मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। ठीक है, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।